तिमश की ओर जा उठा, जिसने रात के आसमान को लाल भाग से इस गुफा के बाहर से आवाज आई, सब लोग 300 फीट पीछे हट जाओ। उसके बोल खत्म होने से पहले ही एक रक्तिम प्रकाश स्तंभ आकाश की ओर जा उठा, जिसने रात के पड़े वो परिवार के सदस्यों को घसीट कर गुप्त कक्ष के बीचों बीच फेंक दिया गया। तभी गुदासो का नेता अचानक जप पड़ा और अपने जबड़ों से एक वो परिवार के सदस्य की गर्दन भेद दी। लेकिन उसी क्षण एक अजीब दृश्य हुआ। उस पीड़ित की कमर पर लटका थे ग्रेड कुल का प्रतीक अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। वह रोशनी एक ड्रैगन के आकार की छाया में बदल गई और उसके हृदय की मेरिडियन की रक्षा करने लगी। हुआ। बूची ने तुरंत 12 जहरीली सुइयां फेंकी। वे बिल्कुल सटीक तरीके से गुदासो की गर्दन के पीछे जाकर धंस गई। गुदास दर्द से चीख उठे और उनके शरीर से काली धुंध निकलने लगी। वह धुंध धीरे धीरे उस ड्रैगन जैसी रक्षा छाया को क्षीण करने लगी। कुबड़े बूढ़े की आंखें फैल गईं। मुखिया, आपने सच में अपने जीवन बंदित गुविश का हिस्सा इन्हें दे दिया। अब वूची का दाहिना हाथ पूरी तरह गहरे बैंगनी रंग का हो चुका था। उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंगता हुआ सा दिखाई दे रहा था। वह दुष्ट मुस्कान के साथ हंसा और अपनी कमीज फाड़ दी। उसके सीने पर एक हथेली जितनी बड़ी 6 आंखों वाली मकड़ी रेंग रही थी, जो लालच से उसकी जीवन शक्ति चूस रही थी। अपने जन्मजात गू को माध्यम बनाकर वूची की आवाज भारी और कर्कश हो गई। मैं वो परिवार की किस्मत से गू का पालन पोषण करूंगा। उसकी आंखों में पागल चमक थी। जिस दिन मैं गुकिंग को जन्म दूंगा, उसी दिन मैं उस औरत के नियंत्रण से भी आजाद हो जाऊंगा। बेलिन काउंटी। बेलिन काउंटी लौटने के बाद फू चांगशेंग ने तुरंत अपनी बेटी फू योंगवेई और दामाद वू छिंग को बुलाया। कुलपति के प्रासाद के भीतर फू चांगशेंग ने अपना आस्तीन झटका। उसकी हथेली में हल्की हरी रोशनी बिखेरता एक बीज तैरने लगा। बीज के चारों ओर 3 रहस्यमय रेखाएं लिपटी हुई थी और वह ऐसे धड़क रहा था जैसे उसमें जीवन हो। 3 जीवन घास। फू योंगवेई की आंखें फैल गईं। उसकी आवाज हल्की कांप गई।
पिताजी, ये तो वह आध्यात्मिक पौधा है जो बाहरी दुनिया में बहुत पहले ही विलुप्त हो चुका है। वू छिंग भी अवाक रह गया। वह बुदबुदाया, एक पौराणिक दिव्य वस्तु जो आत्मा को ठीक कर सकती है और जीवन मृत्यु को उलट सकती है। फू चांगशेंग ने शांत भाव से सिर हिलाया। निंग निंग और मोलान की आत्मा चोट को ठीक करने के लिए इसकी आवश्यकता है। फू योंगवई ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, पिताजी निश्चिंत रहिए, वू छिंग और मैं इस बीज को जल्द से जल्द परिपक्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वू छिंग तुरंत बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, हम जरूर। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि फू योंगवई ने उसे घूर कर देखा। वह तुरंत चुप हो गया और शर्माते हुए सिर खुजलाने लगा। ये देखकर फू चांगशेंग हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने एक छोटा जेड का शीशी निकाला। जैसे ही उसका ढक्कन खोला गया, पूरे हॉल में गहरी जीवन शक्ति फैल गई। हवा तक ताजगी से भर गई। वू छिंग लगभग उछल पड़ा। पौधों की मूल सार। उसकी आवाज कांप रही थी। एक ऐसी धरोहर जिसकी एक बूंद 1000 वर्षों की वृद्धि मिटा सकती है। फू योंगवई भी स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। इसकी सहायता से 3 जीवन घास निश्चित रूप से परिपक्व हो जाएगी। अगर चाहो तो मैं भाग 7 भी इसी तरह साफ और उपन्यास स्टाइल हिंदी में अनुवाद कर दूं। जी एंड होबगू का उपयोग, 2 लॉटरी ड्रॉ, दोनों में उन्नति, अराजकता हट जाओ। धूसर छाया हवा में फैल गई और पल भर में 3 झांग ऊंचे एक विशाल दैत्य में बदल गई। वह किलिन जैसा दिखता था, लेकिन उसके शरीर पर न तो कोई शल्क थे और न ही कवच। उसका पूरा शरीर अराजक धुंध से ढका हुआ था। केवल उसकी जोड़ी सुनहरी लंबवत पुतलियां चमक रही थीं। गर, क्या उस बीस्ट ने आकाश की ओर गर्जना की। अपना रक्त लाल विशाल मुंह खोला और गिरती हुई बैंगनी बिजली को सीधे निगल लिया। बिजली उसके शरीर के भीतर घूमने लगी और कभी कभी धूसर धुंध से बैंगनी चिंगारियां फूट पड़तीं, पर वह बाहर नहीं निकल सकी। ये क्या है? वू छिंग के हाथ से लगभग लकड़ी का ताबीज गिर गया। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें अंडा समा सकता था। आसमान की बिजली को कच्चा निकल गया। फू योंगवई ने मंत्र बनाए रखने की परवाह किए बिना अपनी सुंदर आंखें बड़ी कर ली। पिताजी ने ऐसा भयानक दैत्य कब वश में किया? पहली बिजली की विपत्ति को निगलने के बाद कैओस बीस्ट ने संतोष से अपने होंठ चाटे। फिर उसने फू चांगशेंग की ओर देखा। उसकी सुनहरी आंखों में चापलूसी का भाव झलक रहा था। फू चांगशेंग हंस पड़े और सहजता से एक औषधि की बोतल उछाल दी। यह तुम्हारे लिए इनाम है। दूसरी और तीसरी बिजली लगातार गिरी, हर बार पहले से अधिक उग्र। लेकिन कैओस बीस्ट तो मानो अपने ही वातावरण में था। वह सारी बिजली निगलता गया और उसके चारों ओर की धूसर धुंध और भी ठोस होती गई। जब 9वीं रक्तलाल बिजली गिरी तो वह उत्साह में सीधा खड़ा हो गया और बिजली की ओर दौड़ पड़ा। चटाक, घिनौनी चबाने की आवाज गूंजी। वह अंतिम बिजली, जो पर्पल मैंशन साधक को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती थी, उसे नाश्ते की तरह चबा रहा था। हर कौर के साथ उसके शरीर पर रहस्यमय बिजली के चिन्ह उभरने लगे और उसकी आभा भी तेजी से बढ़ने लगी। गरजते बादल कुछ देर अनिच्छा से घूमते रहे, फिर अंततः असहाय होकर बिखर गए। कैओस बीस्ट ने संतुष्ट डकार ली। कुछ बिजली की चिंगारियां उगलीं, फिर छोटा होकर फू चांगशेंग की हथेली से सट गया। यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर फू योंगवई हंस पड़ी। पिताजी का आत्मिक पालतू सच में अलग है। वू छिंग ने ठंडा पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया, अलग नहीं, यह तो पूरी तरह राक्षसी है। हूं? फू योंगवई ने उसे तिरछी नजर से देखा। मेरा मतलब बहुत भव्य, अत्यंत भव्य। वू छिंग तुरंत सीधा खड़ा हो गया। फू चांगशेंग ने कैओस बीस्ट के सींग को सहलाते हुए कहा, जब मैंने इसे कुनलुन गुप्त क्षेत्र में पाया था, तब मुझे लगा था यह एक मरा हुआ अंडा है। यह सुनते ही कैओस बीस्ट ने असंतोष में फुंफकारा। उसकी नाक से तुरंत बिजली की एक पतली किरण निकली, जिसे वू छिंग डर कर पीछे हट गया। 3 जीवन घास हवा में हल्के हल्के झूम रही थी और सुकून देने वाली सुगंध फैला रही थी। फू चांगशेंग ने दोनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सावधानी से रख ली और अपनी बेटी के कंधे पर थपकी दी। अच्छा काम, फू योंगवई मुस्कुराई। पिताजी का बोझ बांटना मेरा सौभाग्य है। वू छिंग हाथ मलते हुए झिझका। फू चांगशेंग मुस्कुराए और उसे जड़ी बूटी का अंतिम छोटा सा सार दे दिया। लो, इसका अध्ययन करो। बहुत धन्यवाद ससुर जी, वू छिंग खुशी से चिल्लाया। लेकिन फू योंगवई ने उसका कान पकड़ लिया। पहले साफ कर लो, इस बार जड़ी बूटी का बगीचा उड़ाना मत। धीरे मेरी देवी, इससे शायद हम पौराणिक 9 टन स्पिरिट जिनसेंग उगा सकें।
फू योंगवई ने बेसी से सिर हिलाया और फू चांगशिंग से बोली, पिताजी, अब जब 3 जीवन घास परिपक्व हो गई है, निंगनिंग और मौसी मोलान की आत्मा की चोट आखिर ठीक हो सकती है। फू चांगशेंग ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन 9 टर्नन रिजुवेनेशन पिल बनाने के लिए बहुत शुद्ध मना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम्हारी मां गोल्डन कोर बनाकर एकांत साधना से बाहर नहीं आती। यह सुनकर फू योंगवई के चेहरे पर चिंता उभरी। दादा फेई और उसकी मां दोनों गोल्डन कोर अवस्था तक पहुंचने के लिए एकांत साधना में गए थे। दादा फेई तो लगभग 2 साल पहले ही गोल्डन कोर बन चुके थे, लेकिन उसकी मां में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। फू चांगशेंग भी उस थंडर मिरर को लेकर चिंतित थे, जिसका सुझाव सिस्टम ने दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि इन 2 विशेष ड्रॉ में वह मिल जाए। फू योंगवई ने पिता की चिंता भांप ली और तुरंत विषय बदल दिया। पिताजी, मैं 9 टर्न रिजुवेनेशन पिल के लिए बाकी सहायक आध्यात्मिक सामग्री तैयार कर देती हूं। वू छिंग तुरंत बोला, मैं भी चलूंगा। मैंने हाल ही में एक नया स्पिरिट नरिशिंग ड्रव बनाया है, जिसका असर बहुत अच्छा है। फू चांगशेंग ने हल्का सिर हिलाया, तो तुम्हें कष्ट होगा। फू योंगवई और उसके पति के जड़ी बूटी बगीचे से निकलने के बाद फू चांगशेंग सीधे परिवार प्रमुख की हवेली लौट आए। आस्तीन चटकते ही सुरक्षात्मक अवरोध की कई आध्यात्मिक किरणें गुप्त कक्ष को पूरी तरह ढक गई। जैसे ही उन्होंने मन लगाया, आसपास का दृश्य पानी की लहरों की तरह डोलने लगा, और पलक झपते ही वह 5 एलिमेंट्स स्पेस के भीतर एक छोटे लकड़ी के घर में पहुंच गए। जैसे ही वह विशेष लॉटरी पुरस्कार को भुनाने वाले थे, अचानक उन्हें अपने दांतियन से हल्की गर्मी महसूस हुई। अंदर झांकने पर उन्होंने देखा, लंबे समय से सुप्त पड़ा होपगू धीरे धीरे अपने क्रिस्टल जैसे पंख फैला रहा था और उसका शरीर मोती जैसी चमक बिखेर रहा था। फू चांगशेंग मुस्कुराए। लगता है मैं तुम्हें लगभग भूल ही गया था। एक विचार से उन्होंने गुकीडा अपने चेतना सागर में भेज दिया। वह तुरंत प्रकाश की धाराओं में बदल गया। क्षण भर में उनकी दृष्टि वाली दुनिया हल्की सुनहरी धुंध से ढक गई। यह होपगू की विशेष प्रार्थना दृष्टि थी। विशेष लकी ड्रॉ का इनाम भुनाओ। उनके चेतना सागर में चमकदार सुनहरी रोशनी फैली और कांस्य चक्र का आभासी चित्र फिर प्रकट हुआ। 12 खजाने के चित्रों में से एक नीला कमल विशेष रूप से चमक रहा था। उसी समय भन भन होपगू हल्का कांप उठा। प्रार्थना क्षेत्र में 1000 वर्षीय 4 स्तरीय नीला कमल वाले स्थान को एक सुनहरे धागे ने लपेट लिया, जबकि बाकी स्थान धूसर धुंध से ढके थे। होपगू उनके पर्पल मैंशन में खुशी से फड़फड़ाने लगा। हर फड़फड़ाहट के साथ वह सुनहरा धागा और चमकने लगा। जब रूलेट घूमना शुरू हुआ तो होपगू ने अचानक 7 सुनहरे प्रकाश कण उगल दिए। ये बिंदु जीवित जैसे थे और सीधे पहिए के बेयरिंग पर चिपक गए। घूमता पहिया अचानक थोड़ा अटक गया नीले कमल के सामने। फू चांगशेंग ने सोचा, समझ गया। तीसरी बार सूचक नीले कमल से गुजरा तो होपगू से चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। अराजक ऊर्जा सूचक की नोक के चारों ओर लिपट गई। आखिरकार सूचक नीले कमल पर रुक गया। भन भन लकड़ी के घर के बीच अचानक एक आध्यात्मिक झरना प्रकट हुआ और उसमें से 3 फुट ऊंचा नीला कमल उगा। 4 पंखुड़ियां खुलते ही पूरे 5 एलिमेंट स्पेस की आध्यात्मिक ऊर्जा उफान मारने लगी। सबसे अद्भुत बात, कमल के हृदय में जलती नीली लौ फू चांगशेंग के चेतना सागर में मौजूद प्रेशियस लोटस लैंप की लौ से गूंजने लगी। 1000 वर्षीय 4 स्तरीय नीला कमल स्तर, चौथा शिखर स्तर विशेषता, दूसरे लोटस लैंप को बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। पहले के साथ यिन यांग जुड़वां लैंप संरचना बनेगी। फू चांगशेंग की आंखें चमक उठीं। यह तो परिपक्व रूप है और इसमें अपना शुद्ध नीला कमल अग्नि भी है। पहला लोटस लैंप बनाने के समय उन्हें शुद्ध अग्नि इकट्ठा करने में 10 साल लगे थे, और अब यह नीला कमल तो मानो दूसरे लोटस लैंप के लिए ही बना हो। उसी समय होपगू संतुष्ट होकर अपनी रोशनी समेटकर दांतियन में वापस सो गया। फू चांगशेंग को लगा जैसे छोटा सा गुकीडा श्रेय मांग रहा हो। उन्होंने तुरंत दूसरा ड्रॉ भी कर लिया। इस बार होपगू सीधे मदद नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने देखा कि पहले खर्च हुए सुनहरे प्रकाश कण रूलेट की सतह पर एक जाल बन चुके थे। जब स्वर्गीय दंड बिजली क्रिस्टल वाला चिन्ह घूमकर एक विशेष स्थान पर पहुंचा तो वह जाल से खुट गया और सूचक थोड़ा मुड़ गया। इस बार सूचक बैंगनी बिजली के चिन्ह पर रुका। उनकी भंडारण थैली अचानक भारी हो गई। उसमें एक मुट्ठी के आकार का अजीब क्रिस्टल प्रकट हुआ। क्रिस्टल बैंगनी काला था और उसके भीतर बिजली का ड्रैगन तैरता दिखाई देता था।
उसकी सतह पर कभी कभी छोटी बिजली की चिंगारियां फूटतीं। स्वर्गीय दंड थंडर क्रिस्टल। पांचवां आध्यात्मिक पदार्थ विशेषता। थंडर मिरर बनाने का मुख्य पदार्थ फू चांगशेंग ने आह भरी। अफसोस थोड़ा सा कम रह गया। यह क्रिस्टल इतनी अच्छी गुणवत्ता का था कि उससे 2 थंडर मिरर बनाए जा सकते थे। उन्होंने सोचा, क्या योंगजिंग और योंगशिंग मिलकर इसे बना पाएंगे? योंगजिंग का धर्म बीजी चोंग शान है था और वह पर्पल मैंशन के 9वें स्तर पर था, जबकि योंगशिंग के पास 100 रिफाइनमेंट्स वेपन सोल, वेपन बोन स्पिरिट बॉडी और 100 रिफाइनमेंट्स हेवनली क्राफ्ट मैनुअल था। हथियार बनाने की उसकी समझ शायद अपने भाई से भी बेहतर थी। फू चांगशेंग मुस्कराए। इस बार की लॉटरी में यह छोटा होपगू बहुत काम आया। उन्होंने अपने दांतियन में शुद्ध मना की एक धारा सोए हुए गू कीड़े में भेजी। अब उन्हें समझ आने लगा था, होपगू सिस्टम की लॉटरी जैसे रहस्यमय मामलों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या यह अन्य चीजों पर भी असर डालेगा? यह उन्हें भविष्य में धीरे धीरे पता लगाना होगा। पूर्वी वन प्रदेश, सिरियस पर्वत, विशाल पहाड़ों के बीच घने जंगल की छाया में एक तीसरे स्तर का क्रिम्सन आइड डेमन वुल्फ छिपा था। उसकी लाल आंखें सामने खड़े 2 लोगों पर टिकी थी और उसके दांतों से बदबूदार लार टपक रही थी। फू योंगची ने गहरे चांदी का लंबा धनुष पकड़ा हुआ था। योंगशिंग, बाईं ओर 30 फीट दूर झाड़ियों से सावधान रहना, शिकार हम पर नजर रखे हुए है। फू योंगशिंग जमीन पर बैठा एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी देख रहा था। वह मुस्कराया। तीसरे भाई, तुम्हें क्या लगता है, यह दैत्य तुम्हारे लिए आ रहा है या मेरे लिए? फू योंगची हंस पड़ा। अगर यह थोड़ा भी समझदार होता तो अभी भाग जाता। उसी क्षण क्रिम्सन आइड डेमन वुल्फ अचानक झपटा और सीधे फू योंगशिंग पर टूट पड़ा। फू योंगशिंग शांत रहा। उसने आस्तीन से एक कांस्य अंगूठी निकाली और फेंक दी। अंगूठी हवा में फैलकर एक अग्नि चक्र बन गई और भेड़िए की गर्दन की ओर कट गई। ठक! भेड़िए के पंजे अग्नि चक्र से टकराए और चिंगारियां उड़ने लगीं। लेकिन उसी क्षण ठंड से लिपटा एक तीर चुपचाप उसके पिछले पैर में जा धंसा। भाग 7 अध्याय प्वायो सुर्जिएंड होपगू का उपयोग 2 लॉटरी ड्रॉ दोनों में उन्नति। उसी क्षण गर क्रिम्सन आइड डेमन वुल्फ अचानक झाड़ियों से झपटा और सीधे फू योंगशिंग पर टूट पड़ा। फू योंगशिंग बिल्कुल शांत रहा। उसने अपनी आस्तीन से एक कांसी की अंगूठी निकाली और हल्के से उछाल दी। अंगूठी हवा में फैलते ही एक जलते हुए अग्नि चक्र में बदल गई और भेड़िए की गर्दन की ओर तेजी से काटती हुई बढ़ी। ठक! भेड़िए के पंजे अग्नि चक्र से टकराए और चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं। लेकिन उसी पल ठंड से ढका हुआ एक तीर चुपचाप उड़कर उसके पिछले पैर में धंस गया। आऊ! तीव्र दर्द से दानो भेड़िया जोर से चीख उठा। भागौत! उसके संघर्ष करने से पहले ही फू योंगशिंग का अग्नि चक्र घूमता हुआ आया और उसके कमर और पेट के बीच जोर से काट गया। खून चारों ओर छिटक गया और दैत्य भेड़िया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फू योंगशिंग ने अग्नि चक्र वापस रखते हुए आश्चर्य से कहा, तीसरे भाई, तुम्हारे फ्रॉस्ट एरो का समय बिल्कुल सही था। अगर तुम जरा सा भी देर कर देते तो ये मेरे क्रिम्सन फ्लेम व्हील से बच निकलता। फू योंगची ने अपना धनुष समेटा और शांत स्वर में पास आते हुए कहा, शिकार करते समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि सामने के शिकार पर ही ध्यान लगाओ और आसपास के माहौल को नजरअंदाज कर दो। उसने उस जगह की ओर इशारा किया जहां भेड़िया छिपा हुआ था। इसने जानबूझकर अभी अपनी कमजोरी दिखाई थी ताकि तुम्हें पास बुला सके और फिर इलाके का फायदा उठाकर पलटवार करे। फू योंगशिंग को अचानक समझ आ गया। तो बात ऐसी थी। तभी तीसरे भाई ने मुझे पीछा करने में जल्दी न करने को कहा था। फू योंगची ने सिर हिलाया। याद रखो, असली शिकारी हमेशा अपने शिकार से एक कदम आगे सोचता है। वे बातें कर ही रहे थे कि फू योंगशिंग की कमर पर लटका संचार जेड ताबीज अचानक चमक उठा। उसने अपनी दिव्य चेतना से उसे देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक उभरी। पिताजी ने बुलाया है। फू योंगशिंग मुड़ा और गंभीरता से हाथ जोड़कर फू योंगची को प्रणाम किया। तीसरे भाई, इस दौरान आपके मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत आभारी हूं। नहीं तो मैं पूर्वी वीराने के इस खतरनाक माहौल के साथ इतनी जल्दी कैसे ढल पाता। अब पिता ने बुलाया है, इसलिए मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। तियानलांग पर्वत की यहां की जिम्मेदारी आपको ही संभालनी होगी। फू योंगची ने उसके कंधे पर हाथ रखा
आंखों में संतोष की हल्की झलक थी। हम भाई हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मुझे खुशी है कि हथियार बनाने के अलावा तुमने जीवित रहने के और भी कौशल सीख लिए हैं। वह थोड़ा रुका, फिर गंभीर स्वर में बोला, याद रखना, साधना की दुनिया में चाहे हथियार बनाओ या यात्रा करो, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमेशा सावधानी होती है। फू योंगशिंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले से अधिक स्थिरता थी। तीसरे भाई, चिंता मत करो। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे दूसरी बार भी किसी राक्षस के मुंह से खींचकर निकाले। फू योंगची हंस पड़ा और सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी जाओ। परिवार प्रमुख को इंतजार मत करवाओ। फू योंगशिंग ने सिर हिलाया, हाथ पलटकर एक छोटा उड़ने वाला जादुई उपकरण निकाला। उस पर चढ़ने के बाद उसने फू योंगची की ओर हाथ हिलाया। तीसरे भाई, मेरे लौटने का इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए अच्छी शराब का एक खड़ा लाऊंगा। फू योंगची ने उसे तब तक देखा जब तक उसकी आकृति रोशनी की एक रेखा बनकर क्षितिज में गायब नहीं हो गई। फिर उसने नजरें हटा ली। उसने जमीन पर पड़े दैत्य भेड़िए के शव की ओर देखा। कुशलता से उसका विच्छेदन करने के बाद उसकी आंखों में हल्की उदासी और ईर्ष्या झलक उठी। अगर कुलपति उसके पिता होते तो शायद वह अब तक अपना गोल्डन कोर बना चुका होता। सच ही कहा गया है, हर इंसान की किस्मत अलग होती है। वह बुदबुदाया और पहाड़ों के और भीतर की ओर चल पड़ा। हुईजो प्रांत, शस्त्र निर्माण सभा हथियार बनाने वाले विशाल कक्ष के अंदर भट्ठी की आग दीवारों को रोशन कर रही थी। शिष्यों के चेहरों पर एकाग्रता और उत्साह की छाया पड़ रही थी। दर्जनों शिष्य एक 3 पैर वाले कांस्य कड़ाह के चारों ओर बैठे थे। उनकी निगाहें सामने खड़ी लाल वस्त्रधारी आकृति पर टिकी थी। फू योंगजिंग। उसने लाल वस्त्र पहन रखा था, जिसकी कफ पर सुनहरे पैटर्न ऐसे बह रहे थे मानो लपटें नृत्य कर रही हों। उसके हाथ में एक छोटा लाल हथौड़ा था, जिसे वह कड़ाह के शरीर पर हल्की चोट करता। टिंग। उस साफ ध्वनि में जैसे मन को झकझोर देने वाली लय थी। फू योंगजिंग बोला, तीसरे स्तर के आध्यात्मिक हथियार को बनाने की कुंजी आध्यात्मिक सार के संलयन में है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द लोहे की टक्कर जैसा स्पष्ट था। सामग्री उसका खोल है और आध्यात्मिक सार उसकी आत्मा। अगर तुम केवल सामग्री की गुणवत्ता के पीछे भागोगे और आध्यात्मिक सार के सामंजस्य को नजरअंदाज करोगे, तो तुम्हारा हथियार केवल एक चलता फिरता शव होगा, जिसमें केवल बाहरी रूप होगा। एक युवा शिष्य खुद को रोक न सका और पूछ बैठा, गुरुजी, आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी मायावी है, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? फू योंगजिंग के होंठ हल्के से मुस्कुराए। उसने सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि हाथ उठाकर हल्का इशारा किया। कड़ा में आग अचानक भड़क उठी और एक जीवंत अग्नि ड्रैगन में बदल गई, जो ऊपर की ओर लहराते हुए घूमने लगी। उसके शल्क स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखें मशालों की तरह चमक रही थी। ध्यान से देखो। उसने उंगली से हल्का संकेत किया। अग्नि ड्रैगन अचानक 9 पतली अग्नि सर्पों में विभाजित हो गया, जो अलग अलग सामग्री के टुकड़ों के चारों ओर लिपटकर धीरे धीरे उन्हें पिघलाने लगे। लपटों की हर हरकत किसी रहस्यमय लय का पालन कर रही थी, कभी बहती धारा जैसी, कभी उफनती लहरों जैसी। मन को विभाजित करके अग्नि को नियंत्रित करना, 9 बार शोधन करके एक में लौटाना, यही 9 ड्रैगन्स रिफाइनिंग मेथड का सार है। शिष्य सांस रोके ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। किसी ने धीरे से कहा, यह तो आग को नियंत्रित करना नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जीवित प्राणी को नियंत्रित किया जा रहा हो। कोने में हथियार निर्माण सभा की पूर्व प्रमुख लियू रंजी ये दृश्य चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में जटिल भाव चमक उठे। वह धीरे से बोली, मैंने 100 वर्षों से अधिक समय तक हथियार निर्माण का अध्ययन किया है और मुझे अपने अग्नि नियंत्रण कौशल पर गर्व था। लेकिन उसके सामने मैं तो मानो चमकते चांद के सामने जुगनू जैसी हूं। उसके पास खड़े एक मध्य वयस्क डीकन ने कहा, एल्डर लियू, आप तो कभी हुइनान प्रांत की नंबर 1 हथियार निर्माता थीं। आप खुद को इतना कम क्यों आंक रही हैं? लियू रंजी ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, तुम नहीं समझते। योंगजिंग ने हथियार निर्माण के असली सार को छू लिया है। उसकी बातें भले ही असामान्य लगे, लेकिन वे सीधे महान मार्ग की ओर इशारा करती है। दूसरे लोग हथियार बनाते हैं, वस्तु बनाकर, लेकिन वह उन्हें आत्मा देकर बनाता है। अगर चाहो तो मैं पार्ट 9 भी इसी तरह हिंदी में अनुवाद करके दे सकता हूं।
भाग दे प्रारंभिक चरण के गोल्डन कोर साधकों और उससे नीचे के साधकों की सुरक्षात्मक आभा को भेद सकता है। फू चांगशेंग ने हाथ बढ़ाकर थंडर स्पीयर को थाम लिया। तुरंत ही उसने महसूस किया कि उग्र बिजली की शक्ति उसकी भुजा से होते हुए उसकी मेरिडियन नसों में भागना इस अन्य हॉलों के साधक भी खबर सुनते ही यहां पहुंच गए थे। लियू रुंजी अपने कुछ निजी शिष्यों के साथ पहली पंक्ति में बैठी थी। उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी निगाहें केंद्र में बने शस्त्र निर्माण मंच पर टिकी हुई थी। आज दो मास्टर फू को मिलकर चौथे स्तर का जादुई हथियार बनाते हुए देखना वास्तव में अत्यंत सौभाग्य की बात है। एक युवा शिष्य की आवाज उत्साह से कांप रही थी और उसके हाथ अनजाने में मुट्ठियों में भींच गए। लियू रुंजी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सब सतर्क रहो। ऐसा अवसर बहुत दुर्लभ और अनमोल होता है। चौथे स्तर के जादुई हथियार के निर्माण की हर प्रक्रिया में हथियार निर्माण के सर्वोच्च सिद्धांत छिपे होते हैं। यदि तुम उनमें से थोड़ी सी भी बात समझ सको तो जीवन भर उसका लाभ मिलेगा। यह सुनकर सभी शिष्य सीधा बैठ गए। उनकी आंखें पूरी तरह खुली थी, मानो एक भी क्षण चूकना नहीं चाहते हों। कुछ शिष्यों ने तो अपने रिकॉर्डिंग जेड स्लिप भी निकाल लिए ताकि इस ऐतिहासिक क्षण को दर्ज कर सकें। शोधन मंच के केंद्र में फू योंगजिंग और उनका भाई आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे और उनके शरीरों में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल रूप से उमड़ रही थी। चारों ओर की सुरक्षा बाधा उठने के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, फू योंगजिंग ने गहरी सांस ली। चलो शुरू करें। दोनों भाइयों ने एक साथ हस्त मुद्राएं बनाई। फू योंगजिंग की हथेली से गहरा लाल आध्यात्मिक अग्निशोल निकल पड़ा, जो हवा में ऐसे नृत्य कर रहा था मानो जीवित हो। वहीं फू योंगशिंग ने चमकती हुई नीली बर्फीली अग्नि को बुलाया। यह वही फ्रॉस्टी हार्ट फायर थी जिसे उसने पूर्वी वीराने में साधना करते समय समझा था। दोनों विपरीत गुणों वाली अग्नियां हवा में मिली, पर एक दूसरे को दूर धकेलने के बजाय वे पूर्ण रूप से मिल गई और एक विचित्र नीली बैंगनी आध्यात्मिक ज्वाला बन गई। यिन और यांग का संतुलन, जल और अग्नि का संलयन। लियू रुंजी इतनी मग्न होकर देख रही थी कि अनजाने में खड़ी हो गई। ऐसी अग्नि नियंत्रण तकनीक तो मैंने कभी सुनी भी नहीं। प्रक्रिया आधी होने पर अचानक फू योंगजिंग एक रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर गए। उनकी हरकतें धीमी हो गई, लेकिन हर मंत्र में गहरा सत्य छिपा था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह था कि उनके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा चारिवर्तन वाली अजूर कमल के साथ गूंजने लगी और दोनों के बीच ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत स्वाभाविक हो गया। अचानक ज्ञान प्राप्ति।
यह ऐसा अवसर था जो असंख्य साधकों को जीवन में शायद केवल एक बार मिलता है। यह देखकर फू योंगशिंग ने तुरंत अपने हथियार निर्माण की गति समायोजित कर ली। उनकी उंगलियों पर बर्फीली अग्नि झिलमिलाने लगी और फू योंगजिंग की हर गति के साथ पूरी तरह तालमेल बैठाने लगी। दोनों भाई चुप थे, लेकिन उनका समन्वय ऐसा था मानो वे एक ही मन से काम कर रहे हों। क्या ये चाणोदय है? मंच के नीचे शिष्यों ने देर से आश्चर्य से कहा। धीरे धीरे आकार ले रही कमलदीप के चारों ओर 4 धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। पहली परत खिलने को तैयार कमल की कली, दूसरी परत 3 फुट लंबी हरी तलवार जिसकी रोशनी ठंडी और तेज थी, तीसरी परत जेड जैसी गर्म उपचारात्मक रोशनी, चौथी परत एक धीरे धीरे घूमता हुआ तारामंडल मानचित्र जिसमें सितारे चमक रहे थे, मानो उसमें अनंत आकाश की शक्ति समाई हो। यह फू योंगशिंग की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। बड़े भाई ने तो जानोदय के दौरान ही चौथे स्तर का परिवर्तन पूरा कर लिया और उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि कमलदीप से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। यह साधारण चौथे स्तर के निम्न श्रेणी के जादुई खजाने की सीमा से भी आगे जा रही थी। जैसे ही अंतिम आध्यात्मिक रून दीप में अंकित हुआ, पूरा हथियार निर्माण कक्ष अचानक तेज नीली रोशनी से भर गया। कमलदीप हवा में तैरने लगा। उसकी लौ 9 जीवंत नीले कमलों में विभाजित हो गई, जो उसके चारों ओर घूम रहे थे। हर एक में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति थी। फिर दीप ने 3 और परिवर्तन दिखाए। सबसे चौंकाने वाला चौथा परिवर्तन था स्टार इम्प्रिजनमेंट। जब यह सक्रिय हुआ तो 10 चांग के दायरे का स्थान ठहर गया और ऐसा लगा मानो समय भी रुक गया हो। मध्य स्तर का चौथे स्तर का जादुई हथियार, यह निश्चित रूप से मध्य स्तर का चौथा स्तर है। लियुरुंजी की आवाज उत्साह से कांप रही थी। मेरे 100 से अधिक वर्षों के जीवन में मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने हथियार बनाते समय ही उसकी श्रेणी बढ़ा दी। मंच के नीचे के शिष्य पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कुछ ने अपनी आंखें रगड़ी, मानो यकीन नहीं हो रहा हो। कुछ इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ तो घुटनों के बल बैठकर श्रद्धा से शस्त्र निर्माण मंच की ओर झुक गए। अविश्वसनीय। क्या यही फू परिवार के 2 प्रतिभाशाली भाइयों की असली ताकत है? अगर हमारे शस्त्र निर्माण हॉल का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति करे तो हमारा उत्थान कैसे नहीं होगा? आश्चर्य से भरी फुसफुसाहटों के बीच फू योंगजिंग धीरे धीरे अपने जानोदय से जागे। जब उन्होंने अपने सामने कमलदीप को देखा तो उनके चेहरे पर अविश्वास से भरी खुशी उभर आई। सफलता। और उन्होंने दीप से निकलती ऊर्जा को महसूस करते हुए कहा, यह तो सच में मध्य स्तर के चौथे स्तर तक उन्नत हो गया। फू योंगशिंग मुस्कुराए और सम्मान में हाथ जोड़कर बोले, बधाई हो बड़े भाई। ये कमलदीप न केवल चौथा परिवर्तन पूरा करता है, बल्कि इसकी श्रेणी भी बढ़ गई है। ये पिता के बनाए दीप से भी अधिक उत्कृष्ट है। लियुरुंजी आगे बढ़ी और धीरे से कमलदीप को छुआ, उसकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए बोली, आज ही मैंने वास्तव में हथियार निर्माण का सार समझा है। तुम दोनों युवाओं के कार्य निश्चित ही इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। शिष्य अब मंच के चारों ओर गिर चुके थे, इस अद्भुत कृति को नजदीक से देखने की कोशिश करते हुए। उनके चेहरों पर गर्व और श्रद्धा स्पष्ट थी। वे इस चमत्कार के प्रत्यक्ष साक्षी बनने से रोमांचित थे। इसके बाद फू भाइयों ने तुरंत थंडर रिपेलिंग मिरर को बनाने की विधि का अध्ययन शुरू कर दिया। उनके पिता ने एकांत साधना में जाने से पहले उन्हें बताया था कि 4 वर्षों भीतर इसे अवश्य बनाना होगा, क्योंकि यह उनकी मां के आने वाले स्वर्गीय संकट को पार करने से जुड़ा था। इसलिए वे बिल्कुल भी ढिलाई करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर हथियार निर्माण कक्ष से निकलने के बाद फूचांग शेंग सीधे कुलपति के महल के गुप्त कक्ष में लौट आए। उन्होंने जादुई सरनी बंधे कि 5 तत्वों के स्थान में बने छोटे लकड़ी के घर में प्रवेश किया और अपने चेतना समुद्र में स्थित पैनल पर ध्यान केंद्रित किया। मन में एक विचार आया, प्रशिक्षण कक्ष खोलो। भूम! क्षण भर में मंडप के चारों ओर के कमल बिना हवा के तेजी से हिलने लगे और तालाब में लहरें फैल गईं। फू चांगशेंग को लगा मानो दुनिया झूल गई हो और अगली ही पल वह झील के बीच बने मंडप में खड़े थे। यहां समय बाहर की दुनिया से अलग गति से बहता था, साधना के लिए आदर्श स्थान। अब समय है ग्रेट एवोल्यूशन तकनीक का अभ्यास करने का। पिछली बार प्रणाली ने इस तकनीक के अगले चरणों का पुनः विश्लेषण किया था। पहला स्तर केवल आध्यात्मिक चेतना बढ़ाता था, लेकिन दूसरा स्तर गुणात्मक परिवर्तन ला सकता था। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। मन शांत होने के बाद महान स्वर्गीय चक्र
आत्मा का अनंत आकाश में विचरण। फू चांगशेंग ने मंत्र मन ही मन जपना शुरू किया और हस्त मुद्राएं बनाई। भू अचानक निवान महल में ठंडी अनुभूति फैल गई। निर्देशों के अनुसार उन्होंने अपनी चेतना को विशेष मेरिडियन मार्गों से प्रवाहित किया। तभी उन्हें कुछ असामान्य लगा। जो आत्मा पोषक कमल बीज इतने समय से निवान महल में निष्क्रिय पड़ा था, वह हल्का सा कांपने लगा और चमकने लगा। यह कमल बीज उन्हें एक विशेष लॉटरी से मिला था। इसे उगाने के लिए दिव्य चेतना को मिट्टी, आत्मा शक्ति को ओस और अजूर कमल श्वास तकनीक की कल्पना को पोषण बनाना पड़ता था। अब ग्रेट एवोल्यूशन तकनीक के प्रभाव से उसके खोल पर एक दरार दिखाई दी। यह अंकुरित होने वाला था। दिलचस्प। फू चांगशेंग की आंखों में चमक आई। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। बाएं हाथ से ग्रेट एवोल्यूशन मुद्रा और दाएं हाथ से ब्लू लोट्स विजुअलाइजेशन मुद्रा बनाते हुए एक साथ दो साधनाएं शुरू कर दी। बाएं मेरिडियन में आध्यात्मिक शक्ति विशाल नदी की तरह बह रही थी। दाएं मेरिडियन में आत्मा शक्ति स्वच्छ झरने की तरह प्रवाहित हो रही थी। दोनों शक्तियां निवान महल में मिलकर एक पूर्ण संतुलन बना रही थीं। कमल बीज की दरारें बढ़ने लगीं और एक छोटा सा अंकुर खोल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उधर ग्रेट एवोल्यूशन तकनीक की साधना गति सामान्य से 30% अधिक तेज हो गई। वास्तव में एक दूसरे को पूरक है। फू चांगशेंग हल्का सा मुस्कुराए और साधना में डूबे रहे। प्रशिक्षण कक्ष में न सूर्य था, न चंद्रमा, लेकिन उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उनकी दिव्य चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। वह धुंध जैसी अवस्था से धीरे रूप में सघन हो रही थी और कमल बीज के प्रभाव से उसमें हल्की नीली सुनहरी चमक आने लगी। प्रशिक्षण कक्ष में कई वर्ष पलक झपकते बीत सकते थे। एक दिन फू चांगशेंग ने अचानक आंखें खोल दी। उनकी आंखों में नीली सुनहरी रोशनी बह रही थी, जिससे शून्य में हल्की लहरें उठने लगीं। निवान महल के भीतर आत्मा पोषक कमल बीज पूरी तरह फूट चुका था और लगभग 1 इंच ऊंचा हरा कमल अंकुर उगाया था। उसके पत्ते क्रिस्टल जैसे पारदर्शी थे और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे थे। आत्मा पोषक कमल बीज विकास अवस्था। विशेष गुण: कमल हृदय आत्मा सुरक्षा आध्यात्मिक क्रमण से रक्षा कर सकता है। उसी समय ग्रेट एवोल्यूशन तकनीक का पहला स्तर भी पूर्ण हो गया। फू चांगशेंग ने महसूस किया कि उनकी चेतना सागर में हलचल मच गई है। उनकी कुल दिव्य चेतना 3 गुना से अधिक बढ़ गई थी और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि अब उनकी दिव्य चेतना तरल पारे की तरह सघन हो गई थी। इस स्तर की आध्यात्मिक शक्ति भागनाइज अन्य हॉलों के साधक भी खबर सुनते ही यहां पहुंच गए थे। लियू रुंजी अपने कुछ निजी शिष्यों के साथ पहली पंक्ति में बैठी थी और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि अब उनकी दिव्य चेतना तरल पारे की तरह सघन हो गई थी। इस स्तर की आध्यात्मिक शक्ति। उन्होंने अपनी चेतना को फैलाया और पल भर में पूरा 5 तत्व स्थान उसकी सीमा में आ गया। हर पेड़ पौधे की नसें, तालाब की हर बूंद का प्रवाह, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। शायद अब मैं नकली नैसेन सोल साधक के बराबर हूं। फू चांगशेंग ने संतोष से सिर हिलाया। साधारण गोल्डन कोर साधकों की चेतना धुंध जैसी होती है, लेकिन उनकी चेतना तरल और सघन थी और उसमें कमल बीज की शुद्धिकारी शक्ति भी समाई हुई थी। इसका मतलब था कि खोज की सीमा, सूक्ष्म नियंत्रण और दूसरों की दिव्य चेतना के आक्रमण से रक्षा, हर मामले में वह अपने स्तर के साधकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। अब बाहर निकलने का समय है। यह विचार आते ही वह वापस 5 तत्व स्थान के छोटे लकड़ी के घर में लौट आए। प्रशिक्षण कक्ष में लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन बाहरी दुनिया में केवल 3 वर्ष ही गुजरे थे। प्रणाली के परिवार योगदान अंक अब घटकर थाद्यज्यून रह गए थे। मेई जेन के स्वर्गीय संकट आने में अभी 1 साल से थोड़ा अधिक समय है। तब तक क्यों न स्वर्गीय दंड बिजली भाला को उन्नत कर दूं। 5 तत्व स्थान शोधन वेदी। ये वेदी च्यू नियांग ने बनाई थी ताकि फू चांगशेंग एकांत साधना में जाने से पहले स्वर्गीय दंड बिजली भाला को परिष्कृत कर सकें। फू चांगशेंग ने अपनी आस्तीन हिलाई और तुरंत 3 अलग अलग रंगों की गोल्डन कोर गोलियां प्रकट हो गई। एक अग्नि जैसी लाल, एक बर्फ जैसी नीली, एक बिजली जैसी गहरी बैंगनी। तीनों से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। जाओ, उन्होंने तलवार मुद्रा से इशारा किया। तीनों गोल्डन कोर वेदी के खांचों में गिर गई। वेदी पर उकेरे गए बिजली के चिन्ह एक एक करके चमक उठे और चांदी बैंगनी बिजली सर्पों की तरह गोलियों के चारों ओर लिपट गई। बिजली के भीतर गोलियां कांपने लगीं और धीरे धीरे उनकी सतह से सुनहरी धूल झड़ने लगी।
यह गोल्डन कोर का सबसे शुद्ध सार था। स्थिर स्वर्गीय दंड बिजली भाला उड़कर वेदी के ऊपर मंडराने लगा। भाले की नोक पर मौजूद स्वर्गीय संकट बिजली सार अचानक सक्रिय हो गया और विशाल बिजली जाल बनाकर सारी सुनहरी धूल को अपने भीतर समेट लिया। और तभी बिजली भाले के भीतर से हल्की ड्रैगन की गर्जना सुनाई दी, मानो वह आनंद मना रहा हो। कड़क तीनों गोल्डन कोर एक साथ टूट गए। उनकी विशाल ऊर्जा को बिजली भाले ने पूरी तरह निगल लिया। भाले के डंडे पर बिजली के चिन्ह तेजी से फैलने लगे और अंत में भाले की नोक पर सिमट कर एक बिजली बीज बन गए। अचानक भाला तीव्र बिजली की चमक से दमक उठा और पूरा 5 तत्व स्थान दिन की तरह उज्जवल हो गया। भूम स्वर्गीय दंड बिजली भाला उन्नयन पूर्ण। स्तर चौथा स्तर मध्य ग्रेड। विशेष गुण स्पेल ब्रेकर, मंत्रों की रक्षा को अनदेखा कर सकता है। भाग डेट प्रारंभिक चरण के गोल्डन कोर साधकों और उससे नीचे के साधकों की सुरक्षात्मक आभा को भेद सकता है। फू चांगशेंग ने हाथ बढ़ाकर थंडर स्पीयर को थाम लिया। तुरंत ही उसने महसूस किया कि उग्र बिजली की शक्ति उसकी भुजा से होते हुए उसकी मेरिडियन नसों में प्रवाहित हो रही है। एक विचार के साथ उसकी एजियोर लोट्स डिवाइन कॉन्शियसनेस स्वाभाविक रूप से घूमने लगी और इस शक्ति को आसानी से वश में कर लिया। इसकी शक्ति को परखने का बिल्कुल सही समय है। फू चांगशेंग का शरीर हल्का सा डोला और वह 5 एलिमेंट्स स्पेस के भीतर बेचुआन के ऊपर प्रकट हो गया। आकाश में एक नीला अजगर कुंडली मारे हुए था, जिसकी चमकदार शल्क ठंडी धातु जैसी चमक बिखेर रही थी। जब उसने फू चांगशेंग को भाला लेकर आते देखा तो उसकी खड़ी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। मास्टर, लगता है आज आपका मूड बहुत अच्छा है। शियाओ छिंग, अपनी पूरी शक्ति से रक्षा करो। फू चांगशेंग ने हल्के से भाले को सहलाया और थंडर स्पीयर तुरंत उत्साहित गूंज के साथ कंपन करने लगा। एजियो ड्रैगन ने हल्की सी ध्वनि निकाली और उसके शरीर के चारों ओर अचानक समुद्री नीली रोशनी की कई परतें प्रकट हो गई। यह उसकी जन्मजात दिव्य शक्ति थी, मिस्टीरियस वाटर हेवनली गैंग, जो मध्य चरण के गोल्डन कोर साधक के पूरे बल के आक्रमण को भी सहन कर सकती थी। सावधान! कलाई के हल्के झटके से फू चांगशेंग ने थंडर स्पीयर को बैंगनी बिजली की तरह आकाश में उछाल दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि वे प्रकाश डालें जो गोल्डन कोर साधकों के हमलों को रोकने में सक्षम मानी जाती थी, थंडर स्पीयर के सामने कागज की तरह परत दर परत भेद दी गई। क्या? एजियोर ड्रैगन की पुतलियां अचानक से खुद गई और उसने जल्दी से अपनी पूंछ घुमाकर रोकने की कोशिश की। स्विश! भाले की नोक उसके ड्रैगन टेल को छूती हुई निकल गई और वहां से रक्त की एक लकीर निकल आई। नीला अजगर दर्द से करा उठा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात का झटका लगा कि उसकी सुरक्षात्मक आभा पूरी तरह बेअसर हो गई थी। ये कैसे संभव है? किनारे पर देख रहा पंखों वाला पशु चौड़ी आंखों से ये दृश्य देख रहा था। उसके पंख खड़े हो गए थे। फू चांगशेंग ने थंडर स्पीयर को वापस बुला लिया और संतोष से देखा कि उसकी नोक पर लगी ये जियो ड्रैगन के रक्त की बूंद बिजली में वाष्पित हो गई। वास्तव में यह गोल्डन कोर साधक की सुरक्षात्मक आभा को भेद सकता है। एजियो ड्रैगन ने अपने घाव को देखा और उसके चेहरे पर दुर्लभ गंभीरता उभर आई। मास्टर का थंडर स्पीयर अब शायद मध्य चरण के गोल्डन कोर साधक की सुरक्षात्मक आभा को भी भेद सकता है। अभी भी बहुत दूरी बाकी है। फू चांगशेंग ने धीरे से भाले को सहलाते हुए दूर तक देखते हुए कहा, मेरा अनुमान है कि इसके लिए और 10 गोल्डन कोर थंडर पैटर्न इकट्ठे करने होंगे। यह सुनकर छिंगजियाओ अनायास कांप उठी। उसे अचानक एहसास हुआ कि भले ही उसका मालिक बाहर से शांत और सौम्य लगता हो, लेकिन उसकी हड्डियों के भीतर भयावह तीक्ष्णता छिपी हुई है। पंखों वाला पशु दौड़कर आया और स्नेह से अपना सिर फू चांगशेंग के हाथ से रगड़ने लगा। उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। फू चांगशेंग मुस्कुराया और उसके सिर के पंखों को सहलाया। अगली बार तुम्हारे लिए विंड एट्रीब्यूट डेमन कोर ढूंढूंगा। यह दृश्य देखकर छिंगजियाओ की ठंडी आवाज थोड़ी नर्म पड़ गई। मास्टर को उनकी दिव्य हथियार पर महारत के लिए बधाई, लेकिन अगली बार जब आप किसी चाल का परीक्षण करें तो कृपया उसकी शक्ति पहले ही बता दें। फू चांगशेंग जोर से हंस पड़ा और उसे सहजता से चिकित्सीय गोलियों की एक शीशी फेंक दी। तुम बहुत घमंडी हो।
असली दुश्मन तुम्हें पहले से अपनी चाल की ताकत नहीं बताएगा। चिंगजियाओ ने गोली की शीशी स्वीकार की और उसकी आंखों में हल्की गर्माहट झलक उठी। वह जानती थी कि उसका मालिक उसे जीवित रहने का तरीका सिखा रहा है। पंखों वाला पशु सिर टेढ़ा करके पहले अपने मालिक को और फिर एजियो ड्रैगन को देखने लगा। अचानक उसने अपने पंख से एजियो ड्रैगन के कंधे पर हल्का थपथपाया, मानो उसे सांत्वना दे रहा हो। उसका यह प्यारा सा इशारा देखकर फू चांगशेंग फिर से हंस पड़ा। भागे मैर, कुल क्लान के सदस्यों की जानकारी का संकलन, कुल सदस्यों की जानकारी का संकलन। चैंगपीडी, फुचैंगशेंग, फुचैंगली, फुचैंगली। फुमोलन, लोगों को पहचानने में निपुण और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली, कम बोलने वाली, अद्वितीय सुंदरता की धनी तथा कठपुतली कला पपेट्री में दक्ष। मेजेन, नॉन-मिंगली फायर लैंप, मिरर फ्लावर वाटर मून तकनीक, एक शीर्ष स्तरीय भ्रम इल्यूजन तकनीक जो प्रतिरूप शरीर बना सकती है और जिसके पास 7 छिद्रों वाला उत्कृष्ट हृदय है। क्याओ शांग लोहाइतांग सेलेस्टियल म्यूजिक फेरिंग, ब्लैक विच विलेज से ल्यूंजी प्रथम पीढ़ी के शस्त्र निर्माता। डा योंग पीढ़ी, वन जो पहले ही पर्पल मैंशन स्तर तक पहुंच चुके हैं। वन फू चांगशेंग की रक्त रेखा। फू योंगफू, हायुन से विवाह किया, सुखमय जीवन पाया। फू योंगचांग, लापता हो गया। फू योंगफन, यूलियन से विवाह, 5 तत्वों वाला दाओवादी शरीर, राजधानी शहर से। फू योंगरोंग, साथी आत्मिक पशु, गुप्त क्षेत्र। याओ याओ फुयोंग से विवानरी, अपर रेल्म के पुत्र, शव परिष्काइनिंग की प्रतिभा, 5 आध्यात्मिक जड़ें। फुयोंग शो, यू उपनाम वाली महिला से विवाह, उसके पास 10,000 शवों का शरीर है। फुयोंग जिंग, वॉइड हेवन टावर का शिष्य। चिचोंग शने की 5 आध्यात्मिक जड़ों का स्वामी। फुयोंगलिंग, 5 आध्यात्मिक जड़ों का उस्ताद, तलवार मार्ग का साधक, सबसे बड़ा भाई। फुयोंगपेंग, 5 आध्यात्मिक जड़ों का उस्ताद, वू परिवार की सबसे बड़ी बेटी। वुचिंगवे से विवाह, वुजो का 7वीं श्रेणी का अधिकारी परिवार, दूसरा पुत्र, हथियार निर्माण में कुशल। फुयोंगवे, एक आध्यात्मिक पौधा, 5 आध्यात्मिक जड़ें। फानगेर, एक सामान्य मनुष्य। ब्लैक ब्रूस फुयोंगरू से विवाह। फुयोंगरी, अंधकार आध्यात्मिक जड़, लियुनफेंग से विवाह। निंगनिंग छुआन, 10,000 आत्माओं का शरीर। गैनमुअन, गावला, गुडाओ का साथिंग, अत्यंत प्रतिभाशाली, ब्लैक स्केल पाइथन से संबंधित। फुयोंगरन, प्राप्त आध्यात्मिक पौधा। 9 हेवंस नेदर वाइन, द्वितीय स्तर हेवनली वुल्फ बैटल बॉडी, तृतीय स्तर ब्लैक स्केल पाइथन और ग्रीनवुड मैजिक सीड का धारक। फुयोंगजाओ, जन्म से ही दुष्ट प्रवृत्ति वाला, 5 तत्वों की विधि। फुयोंगयुन, भाग्य का बीज। जो कैंगर और 7वें राजकुमार, शुआनमिंग का पुत्र। अन्य कबीले के सदस्य, फुयोंगडन, फुयोंगफू, फुयोंगशैंग, विडो वांग, छिपा हुआ यिनयांग रहस्यमय शरीर, जो पहले ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर तक पहुंच चुके हैं। फू चांगशेंग की संतान, फुयोंगलिंग, फुयोंगपेंग। दो अन्य कबीले के सदस्य, फुयोंग विडो वांग, यिनचांग पीडी। वन फुयोंगरुई की संतान, 2 फुयोंगपेंग की संतान, फू चिंगलिन, जन्म से ही किलिन समान प्रतिभाशाली, खुजी द्वारा शिक्षित। 3 अन्य कबीले के सदस्य, फू चिंगचिंग, फुयोंगडंगीटी। फू चिंगयुन, प्राचीन दानवी बेल लिमनिक वाइन को निगल चुका है। अगर चाहो तो मैं इसे और साफ तरीके से फैमिली एकजुट भाई, नासेंट सोल संप्रदाय। यूनशान काउंटी कचरा पुनर्चक्रण कार्यशाला फू योंगकुई कार्यशाला के पिछवाड़े में झुका बैठा और अभी अभी इकट्ठा किए गए कबाड़ के ढेर को छांट रहा था।
उसने अपनी उंगलियों पर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक पतली धारा इकट्ठा की और धीरे से उसे जंग लगे धातु के एक टुकड़े पर फेरा। उसकी आंखों में चमक सी कौंध गई। इस काले लोहे के टुकड़े में अभी भी 80% आध्यात्मिक सार बचा हुआ है। उसने फुर्ती से उस धातु के टुकड़े को अपने बाएं रखी बांस की टोकरी में फेंक दिया। पिघलाने के बाद इससे कम से कम आधा पाउंड द्वितीय श्रेणी का काला लोहे का सार निकलेगा, जिसकी कीमत 30 निम्न स्तरीय स्पिरिट स्टोन होगी। चटाक! लगभग एक धुलाई टब के आकार का गहरा नीला भृंग उसकी आस्तीन से बाहर निकला। उसके तेज जबड़ों ने उसके पास पड़े एक बेकार स्पिरिट स्टोन को आसानी से कुचल दिया और संतोष भरी कुर कुर की आवाज निकाली। लिटिल ब्लू, धीरे खाओ। फू योंगकुई ने चिंता से स्पिरिट ईटिंग कीट के कवच पर थपकी दी। यह उच्च गुणवत्ता वाला कबाड़ स्पिरिट स्टोन है। इसमें अभी भी 20% आध्यात्मिक ऊर्जा बची हुई है। स्पिरिट ईटिंग कीट, जिसे अब लिटिल ब्लू कहा जाता था, प्यार से अपने मालिक की उंगली से रगड़ खाने लगा। उसकी पीठ पर बने सुनहरे निशान हल्की चमक बिखेर रहे थे। कौन सोच सकता था कि 30 साल पहले यह मध्य तीसरे स्तर का स्पिरिट कीट केवल हथेली के आकार का था। भाई कुई, फू योंगशिन दौड़ता हुआ पिछवाड़े में आया। बड़ी खबर है। चिंगलिन काउंटी के खरीद केंद्र से संदेश आया है। उन्होंने एक प्राचीन साधक की गुफा से कबाड़ का एक बड़ा बैच खरीदा है और उसके अंदर खजाना भी हो सकता है। फू योंगकुई की आंखें चमक उठीं। चलो जाकर देखते हैं। चिंगलिन काउंटी कबाड़ संग्रह केंद्र। बस इतना ही? फू योंगकुई ने जमीन पर पड़े कबाड़ के ढेर को देखते हुए भौंहें सिकोड़ ली। खरीद केंद्र का प्रभारी पसीना पोंछते हुए बोला, भाई कुई, यह सामान भले अच्छा न दिखे, लेकिन सब कुछ बुजुर्ग श्वान शांग की गुफा से आया है। वह बूढ़ा दानव अपने जीवन में पर्पल मेंशन स्तर का साधक था। शायद। फू योंगकुई झुक गया और उसकी उंगलियां धीरे से एक टूटी हुई तलवार पर फिसलने लगीं। अचानक उसके शरीर के भीतर मौजूद ताई 5 तत्व धर्म खालसा कांप उठा और टूटी तलवार पर बने लगभग अदृश्य पैटर्न में हल्की चमक दौड़ गई। दिलचस्प। वह शांत भाव से खड़ा हो गया। पूरा बैच मैं ले लेता हूं, हमेशा की तरह 20% छूट। जी जी, प्रभारी खुशी से चिल्लाया। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर कुई। कार्यशाला का गुप्त कक्ष। फू योंगकुई ने सावधानी से टूटी हुई तलवार को निकाला। 5 तत्व बीज के प्रभाव में तलवार पर बने पैटर्न धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। यह एक फटी पुरानी नक्शा निकला। क्या यह बुजुर्ग श्वान शांग की गुफा के अवशेषों का सुराग है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फू योंगकुई ने इशारा किया और आत्मा भक्षक कीट तुरंत उसके कंधे पर आ बैठा। लगता है इस बार हम बड़ी दौलत बनाने वाले हैं, लेकिन खजाने की खोज अकेले जाना बहुत खतरनाक था। भले ही उसके पास लिटिल ब्लू था, कहीं अगर। फू योंगकुई ने तय किया कि वह किसी और को साथ ले जाएगा। आह, कितना अफसोस है, खजाना अकेले नहीं रख पाऊंगा। फिर उसे याद आया कि वह उसका अपना भाई है। तुरंत उसका दिल हल्का हो गया। फू योंगकुई मुड़ा और बगल के आंगन की ओर चल पड़ा। भाई, इसे देखो। फू योंगकुई ने जेब से टूटी तलवार का टुकड़ा निकाला और उंगली से उस पर आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। तुरंत वह टुकड़ा चमक उठा और उस पर बारीक रेखाएं उभर आई। फू योंगरेन ने अपनी घनी भौहें उठाई और खुरदुरी उंगलियों से तलवार को छुआ। यह बुजुर्ग श्वान शांग की फ्रॉस्टी स्टार तलवार का टुकड़ा है। उसकी पर्पल मेंशन स्तर की दिव्य चेतना उस पर दौड़ी और तुरंत एक छिपा हुआ रहस्य पकड़ लिया। तलवार के अंदर छिपे पैटर्न है। बिल्कुल। फू योंगकुई उत्साह से हाथ रगड़ने लगा। यह एक गुफा के खंडहर का स्थान दर्ज करता है, लेकिन वह अचानक रुक गया और दर्द भरी नजरों से उन जंग के कणों को देखने लगा जो उसके भाई की आध्यात्मिक शक्ति से गिर गए थे। भाई, थोड़ा धीरे। इन जंग के कणों में भी ठंडे लोहे का सार है। फू योंगरेन ने सिर हिलाया, आधा हंसते हुए, आधा झुंझलाते हुए। तुम पर्पल मेंशन के ग्रैंड मास्टर बन गए हो, फिर भी तुम्हारी कंजूसी नहीं गई। यह कंजूसी नहीं, मितव्ययिता है। फू योंगकुई ने जंग के कणों को सावधानी से एक छोटी जेड बोतल में रख लिया। ठंडे लोहे के सार का एक दाना भी 2 निम्न स्तरीय स्पिरिट स्टोन में बिकता है। ठीक है, अब असली बात करते हैं। फू योंगरेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसके शरीर से भयंकर आभा उठी और उसके पीछे चांदी के स्वर्गीय भेड़िए का धुंधला प्रेत दिखाई देने लगा। गुफा कहाँ है? फू योंगकुई ने अपने स्टोरेज बैग से एक पीला पड़ चुका नक्शा निकाला और फैलाया। क्लाउड पर्वतों की गहराई में इस घाटी में तलवार के पैटर्न के अनुसार यही जगह है। लेकिन
वह थोड़ा हिचकिचाया। पुराना श्वान शांग तब छद्मकोर निर्माण स्तर का बड़ा दानव था और सुना है उसके पूर्वजों में एक गोल्डन कोर साधक भी था। उसकी गुफा शायद। डरने की क्या बात है? फू योंगरेन ने हंसते हुए उसके कंधे पर जोर से थपकी दी। तुम्हारा भाई अब पर्पल मिशन के प्रारंभिक चरण में है। तुम्हारे आत्मा भक्षक कीड़े और मेरे ब्लैक स्किल्स के साथ हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं। उसने अपनी कमर पर लटक रहे स्पिरिट बीस्ट पाउच को हिलाया। एक काले शल्कों वाला विशाल अजगर बाहर फिसलता हुआ निकला। उसका शरीर पानी की बाल्टी जितना मोटा था और लाल जीभ फुफकार रही थी। जैसे ही यह तीसरे स्तर का अंतिम चरण का दानव प्रकट हुआ, पूरे आंगन का तापमान कई डिग्री गिर गया। फू योंगकुई के कंधे पर बैठे लिटिल ब्लू ने तुरंत अपना कवच खड़ा कर लिया और उसके सुनहरे पैटर्न चेतावनी की तरह चमक उठे। घबराओ मत। फू योंगकुई ने उसे सहलाया। सब एक ही पक्ष के हैं। भाई, अपने सांप को संभालो, मेरे लिटिल ब्लू को मत डराओ। फू योंगरेन जोर से हंस पड़ा और काले अजगर को मांस का टुकड़ा फेंक दिया। चलो, अभी समय है। रुको। फू योंगकुई ने अचानक उसे रोक लिया और अपने बैग से रबीजों का ढेर निकाल लिया। ये 5 तत्व रक्षा ताबीज हैं जो मैंने बेकार ताबीज कागज से बनाए हैं। असली से केवल 70% प्रभावी हैं, लेकिन सस्ते हैं। फू योंगरेन ने अनमने भाव से ताबीज ले लिए, जबकि उसका भाई बोतलें और डिब्बे निकालने लगा। यह ची पुनर्स्थापन पाउडर है जो बेकार दवा के अवशेष से बनाया है। असली का 1/3 असर है, लेकिन कीमत केवल 10वां हिस्सा। बस बस। फू योंगरेन ने जल्दी से उसे रोक दिया। अगर हम और देर करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। दोनों भाई हवा में उड़ते हुए जल्द ही नक्शे में चिन्हित घाटी तक पहुंच गए। जगह जहरीली धुंध से भरी थी और दूर दूर से राक्षसों की गर्जना सुनाई दे रही थी। मेरे पास ही रहना। फू योंगरेन के शरीर से चांदी की रोशनी चमक उठी। उसने स्वर्गीय भेड़िया युद्ध शरीर को सक्रिय किया और उसकी उपस्थिति म्यान से निकली तलवार जैसी तेज हो गई, जो जहरीली धुंध को चीरते हुए रास्ता बना रही थी। फू योंगकुई ने अपने भाई की घटती आध्यात्मिक ऊर्जा देखकर दुखी होकर बड़बड़ाया। असल में हम जमीन से धीरे धीरे भी जा सकते थे। गर्जना। चाणक घाटी की गहराई से भयानक दहाड़ गूंजी। जमीन जोर से कांप उठी। एक विशाल बख्तरबंद गैंडा दौड़ता हुआ बाहर आया। तीसरे स्तर के शिखर की उसकी आभा से आसपास के पेड़ टूटते चले गए। बिल्कुल सही समय। फू योंगरेन की आंखों में युद्ध की ज्वाला चमक उठी। वह पीछे हटने के बजाय सीधे दुश्मन की ओर दौड़ा। उसकी मुट्ठियां चांदी की रोशनी से चमक उठीं और उसके पीछे स्वर्गीय भेड़िए का प्रेत आसमान की ओर दहाड़ उठा। धड़ाम। मुट्ठी और गैंडे के सींग की टक्कर से कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। फू योंगरेन 3 कदम पीछे हट गया, जबकि गैंडा मुक्के की ताकत से पलटकर गिर पड़ा। भाई, ताबीज इस्तेमाल करो। फू योंगकुई घबरा कर चिल्लाया। सीधे मत भिड़ो। लेकिन फू योंगरेन ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और भी उग्र होकर लड़ने लगा। काले शल्कों वाला अजगर कब गैंडे के पीछे पहुंच गया, पता ही नहीं चला। उसने उसके पिछले पैर को जकड़ लिया और अपने जहरीले दांत गहरा धंसा दिए। कुरकुर। लिटिल ब्लू भी पीछे नहीं रहा। वह उड़कर गैंडे के सिर पर जा बैठा और उसके सबसे कठोर सींग को अपने तेज जबड़ों से कुतरने लगा। फू योंगकुई की पलकों में झटका आया। लिटिल ब्लू, अगर वह सींग टूट गया तो उसकी कीमत गिर जाएगी। गर्जना। उकसाए जाने पर बख्तरबंद गैंडा पूरी तरह क्रोधित हो गया और उसकी आंखें तुरंत रक्त लाल हो गई। यह तो शानदार है। फू योंगरेन की आंखों में युद्ध की आग और भड़क उठी। वह खुद ही हमले का सामना करने आगे बढ़ा। चांदी की रोशनी उसकी मुट्ठियों में इकट्ठी हुई और उसके पीछे स्वर्गीय भेड़िए का प्रेत प्रकट हुआ। उसकी लंबी हुआ हुआ की आवाज से 10 फुट के दायरे की जहरीली धुंध छिटक गई। धमाका। गैंडे ने सिर झुकाकर हमला किया। उसका एकल सींग भाले की तरह आगे बढ़ा। फू योंगरेन न तो बचा और न ही पीछे हटा। उसकी चांदी से भरी दाहिनी मुट्ठी जोर से सींग के सिरे से टकराई। भयावह झटका फैला, जमीन फट गई और उसके जूते पत्थर में 3 इंच धंस गए। फिर भी उसने हमला रोक लिया। कड़क। गैंडे के सींग में दरार पड़ गई। दर्द और क्रोध में वह दानव अपने आगे के पैरों को ऊंचा उठाकर धरती तत्व की शक्ति से भरा प्रहार करने ही वाला था। लिटिल ब्लैक। फू योंगरेन गरजा। उसकी आस्तीन से बिजली की तरह एक काली छाया निकली। काला अजगर तुरंत बाल्टी जितना मोटा हो गया। उसके दांत 3 इंच और लंबे हो गए और उसने सटीकता से गैंडे के पिछले पैर के जोड़ को जकड़ लिया। दानव
भागट्रा उसकी हरकतें लड़खड़ा गई और अजगर ने उसे कसकर लपेट लिया। उसके शल्क लोहे के कवच से रगड़ खाते हुए तीखी आवाज करने लगे, लिटिल ब्लू जाओ। फू योंगकुई ने मौका पकड़ते हुए हाथ का संकेत बनाया। आत्माभक्षी कीटों का झुंड नीले बवंड में बदल गया और सीधे गैंडे की आंखों, नथुनों और अन्य कमजोर जगहों पर टूट पड़ा। उनका नेता कीट राजा तो और भी भयानक था। वह सीधे एक सींग वाले गैंडे के सींग की दरार में घुस गया और भीतर से उसे खाने लगा। कवचधारी गैंडा घबराकर सिर झटकने लगा। उसी मौके पर फू योंगरेन ने अपनी स्वर्गीय भेड़िया युद्ध देह की चमक फिर से प्रकट की। स्वर्गीय भेड़िया तारा भंजक मुक्का, वह हवा में उछला। उसके दाहिने मुक्के पर भेड़िए के सिर की एक प्रच्छाया उभरी और उसने जोर से गैंडे के माथे पर प्रहार किया। धड़ाम! एक भारी आवाज हुई। गैंडे की खोपड़ी धंस गई और उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा। भैया सावधान, ये पागल होने वाला है। फू योंगकुई अचानक चिल्लाया। गैंडे की आंखें खून से लाल हो गई थीं और उसके कवच पर रक्तलाल आकृतियां उभर आई थीं। यह संकेत था कि वह अपनी जीवन शक्ति जला रहा है। फू योंगरेन तुरंत पीछे हट गया। तभी उसने देखा कि उसके छोटे भाई ने पहले ही 3 ताबीज फेंक दिए थे। रहस्यमयी बर्फ ताबीज। हर एक की कीमत लगभग 1000 आध्यात्मिक पत्थर है। फू योंगकुई के होंठ दर्द से फड़क उठे, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। ताबीज हवा में बर्फ की जंजीरों में बदल गए और गैंडे के चारों खुरों को जकड़ लिया। बहुत बढ़िया। फू योंगरेन हंसा। स्वर्गीय भेड़िए की प्रेच्छाया उसके असली शरीर में समा गई और वह चांदी के उल्कापिंड की तरह दानव पशु की ओर टूट पड़ा। काले शल्कों वाला अजगर चुपचाप अपनी पकड़ ढीली कर चुका था, लेकिन उसका जहर पहले ही घावों में समा गया था। नीले छोटे कीड़ों का झुंड भी पीछे हट गया और गैंडे के पिछले हिस्से पर हमला करने लगा। धड़ाम! अंतिम मुक्का गैंडे के गले को भेद गया। उसके भीतर से चांदी जैसी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पहाड़ जितना बड़ा शरीर जमीन पर गिर पड़ा और धूल का बादल उठ गया। खून से लथपथ फू योंगरेन जोर से हंसा। वाह, कितना रोमांचक था। जब उसने सिर घुमाया तो देखा कि उसका छोटा भाई पहले ही शव के पास बैठा था। उसके हाथ में खास चमड़ी उतारने वाला चाकू था और वह बड़बड़ा रहा था। जहर की थैली पूरी की पूरी निकालनी होगी। अगर ये घाव आधा इंच भी इधर उधर होता तो सब बेकार हो जाता। भैया, अगली बार गले पर मारते समय ताकत का 1/3 रोक लेना। उसकी हरकतें बेहद कुशल थीं। पहले उसने बर्फ ताबीज से रक्त नलिकाएं सील की ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा न बहे। फिर विशेष औजार से गैंडे का सींग उतारा। अंत में उसने कम कीमत वाले खुर भी अलग करके रख लिए। 15 मिनट से भी कम समय में सभी कीमती सामग्री अलग अलग थैलों में सलीके से पैक हो गई। फू योंगरेन अविश्वास से उसे देखता रह गया। तुम्हारी तकनीक बहुत ही निपुण है, फू योंगकुई ने गंभीरता से कहा। यह सब पैसा है। पिछली नीलामी में एक सही सलामत तीसरे स्तर का दानव कोर टूटे हुए से 200 आध्यात्मिक पत्थर ज्यादा महंगा था। इतना कहकर वह अचानक जमीन पर चिपटा और गैंडे के गिरने वाली रक्त बूंद पकड़ ली। यह तो शरीर साधना की गोलियां बनाने के लिए शानदार सामग्री है। जब उसने आखिरी रक्त बूंद भी इकट्ठी कर ली तो घाटी की गहराई की ओर देखते हुए उसकी आंखों में चालाक चमक आ गई। भैया, यह कवचधारी गैंडा तीसरे स्तर का शिखर दानव पशु था। इसके बिल में जरूर अच्छी चीजें होंगी। कम से कम कुछ सहचर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तो मिलेंगी और शायद दुर्लभ अयस्क भी। फू योंगरेन ने चेहरे से खून पोंछते हुए सिर हिलाया। हमारा लक्ष्य बुजुर्ग शुआनशांग की गुफा है। बेकार मुसीबत मत खड़ी करो। इसे बेकार मुसीबत कैसे कह सकते हो? फू योंगकुई की आंखें फैल गईं। यह शिखर तीसरे स्तर के दानव का अड्डा है। अगर यहां आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अयस्क या पूर्वजों के छोड़े हुए जादुई उपकरणों के टुकड़े हो तो संसाधन बर्बाद करना स्वर्ग का अपमान है। अपने छोटे भाई का जिद्दी चेहरा देखकर फू योंगरेन ने असहाय होकर आह भरी, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, थोड़ा समय और लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों गैंडे के छोड़े हुए निशानों का पीछा करते हुए घाटी में गहराई तक गए और जल्द ही एक छिपी हुई गुफा के सामने रुक गए। गुफा का प्रवेश आधा एक बड़े पत्थर से ढका था। जमीन पर गैंडे के पैरों के निशान अभी भी मौजूद थे। हवा में हल्की औषधीय सुगंध तैर रही थी। सच में सहचर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। फू योंगकुई की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत आगे बढ़ा, अपने भंडारण थैले से छोटा फावड़ा निकाला और सावधानी से चांदी जैसी चमक वाली कुछ जड़ी बूटियां खोदने लगा। यह आयरन हार्ट अर्किड है। इसे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
बाजार में एक पौधा कम से कम 50 मध्यम स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों का है। फू योंगरेन गुफा के द्वार पर पहरा दे रहा था। उसने दिव्य चेतना से आसपास का निरीक्षण किया और जब उसे कोई अन्य दानव पशु नहीं मिला तो थोड़ा निश्चिंत हुआ। तभी आत्माभक्षी कीट श्याओलान अचानक गुफा की दीवार के एक कोने की ओर उड़ गया और कड़क कड़क की आवाज के साथ हवा को काटने लगा। हूं? फू योंगकुई ने काम रोककर भौहें सिकोड़ ली। श्याओ, तुम क्या काट रहे हो? वहां तो कुछ भी नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वहां अचानक लहरें उठी और एक अदृश्य जादुई संरचना धीरे धीरे प्रकट हो गई, जिस पर महीन दरारें थी। छिपाव गठन? फू योंगरेन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपनी हथेली में आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठी की और प्रकाश डाल पर प्रहार किया। टप! डाल टूट गई और भीतर का दृश्य सामने आ गया। संरचना टूटते ही हल्की खून की गंध बाहर आई। दोनों ने देखा, जमीन पर एक स्त्री पड़ी थी। उसकी सादी सफेद पोशाक खून से सनी थी। लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, त्वचा बर्फ जैसी गोरी और चेहरे के नक्श अत्यंत सुंदर थे। बेहोशी की हालत में भी वह सांस रोक देने वाली सुंदर लग रही थी। फू योंगकुई ने गहरी सांस ली। ये परी कहां से आ गई? फू योंगरेन ने भौहें सिकोड़ते हुए उसके घाव देखे। घाव पर कवचधारी गैंडे की दानवी शक्ति बची हुई है। इसे उसी दानव ने घायल किया होगा जिसे हमने मारा। फू योंगकुई सिर खुजलाते हुए बोला, भैया, इसे बचाएं या नहीं? फू योंगरेन ने उसे देखा। क्यों, गोलियां खर्च होने से डर रहे हो? ऐसी बात नहीं। फू योंगकुई हंसा, फिर बुदबुदाया, लेकिन इसके घावों के लिए कम से कम 3 पुनर्जीवन गोलियां लगेंगी और हर एक बहुत महंगी है। बस करो। फू योंगरेन ने उसे रोका और एक गोली निकालकर स्त्री के मुंह में डाल दी। पहले जान बचाना जरूरी है। फू योंगकुई ने आह भरी और दवा की बोतल निकालते हुए बड़बड़ाया, उम्मीद है ये परी जागने के बाद इलाज का खर्चा दे पाएगी। कहानी आगे जारी है। अगर चाहो तो मैं पार्ट 14 भी हिंदी में अनुवाद कर सकता हूं। भागदौड़ यह एक लंबी कहानी है। सही समय आने पर मैं तुम दोनों को समझाऊंगी, सु यिंगशुए ने कहा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव चमक गया। उसने हल्का सा हंस कर अपनी आस्तीन से एक सादा सफेद रूमाल निकाला और मुंह पोंछा। फू योंगकुई की तेज नजर तुरंत रूमाल के किनारे कड़े हुए उत्कृष्ट रक्षात्मक गठन डिफेंसिव एरे के पैटर्न पर पड़ गई और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। यह रूमाल कम से कम 50 मध्यम स्तर के आत्मिक पत्थरों के बराबर कीमत का था। बुजुर्ग शुआनशांग ने सिर्फ विरासत ही नहीं छोड़ी थी। सुइंगशुए की आवाज अचानक धीमी हो गई। एक और चीज भी थी। आखिरी वाक्य उसने टेलीपैथिक संदेश में बदल दिया। गुफा में अचानक सन्नाटा छा गया। केवल लिटिल ब्लू के आत्मिक पत्थर चबाने की साफ आवाज सुनाई दे रही थी। फू योंगकुई ने प्यार से उस आत्मिक कीड़े के सिर पर थपथपाया। धीरे खाओ, इस यात्रा में हम ज्यादा आत्मिक पत्थर नहीं लाए हैं। छोटे भाई, फू योंगरेन ने लाचार होकर बीच में टोका, मुख्य बात पर आओ। सु यिंगशुए की आंखों में हल्की मुस्कान चमकी और वह बोली, 3 जेड स्लिप्स में से एक घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के पास है और एक मेरे पास। वह अचानक फू योंगकुई की ओर देखने लगी। आखिरी वाला शायद साथी दाओवादी फू के पास है। मेरे पास? फू योंगकुई की आंखें फैल गई। उसने तुरंत अपने भंडारण बैग को ढक लिया। परी जी, आप मजाक कर रही हैं। मेरे पास तो सब बेकार चीजें हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी कमर पर बंधा पुराना कपड़े का थैला हल्का सा चमक उठा। फू योंगकुई ने जल्दी से उसे खोला और ढेर सारी बिखरी चीजें बाहर निकाल दी। कुछ टूटे ताबीज, आधी जंग लगी उड़ने वाली तलवार और धूल से भरा एक जेड लटकन। फू योंगकुई ने जेड लटकन उठाया और अविश्वास से उसकी आंखें फैल गई। मैंने इसे पिछले महीने शहर के दक्षिण में एक कबाड़ी की दुकान से खरीदा था। इसकी कीमत सिर्फ 3 निम्न स्तर के आत्मिक पत्थर थी। वह जेड लटकन अब हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था, जो सुइंगशुए के हाथ की जेड स्लिप के साथ प्रतिध्वनि कर रही थी। फुयोंगरेन का चेहरा अचानक कठोर हो गया। कोई हमारा पीछा कर रहा है। वह अचानक खड़ा हो गया और उसके शरीर पर स्वर्गीय भेड़िया युद्ध शरीर की चांदी जैसी रोशनी लहराने लगी। कम से कम 3 पर्पल मेशन स्तर के साधक। सुइंगशुए मुश्किल से खड़ी हुई। वे घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के सोल चेजर हैं। पहले यहां से निकलते हैं। फू योंगरेन ने सुइंगशुए को पकड़ लिया और अपने छोटे भाई पर चिल्लाया, जेड स्लिप सुरक्षित रखो। फू योंगकुई ने जल्दी से जेड लटकन वापस थैले में डाला। तभी उसने जमीन पर पड़ा वही रूमाल देखा जिस पर एरे के पैटर्न कड़े थे।
बिजली की गति से उसने उसे उठाया और आस्तीन में छिपा लिया। इसे बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे ही तीनों गुफा से बाहर भागे, 3 काले साये पहले से ही 100 फीट दूर खड़े थे। उनमें से एक, जिसने भयानक सफेद मुखौटा पहना था, धातु रगड़ने जैसी आवाज में बोला, जेड स्लिप छोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लिटिल ब्लैक, फू योंगरेन गरजा। उसकी आस्तीन से ब्लैक स्केल पाइथन निकलकर तुरंत 10 छांग लंबा विशाल अजगर बन गया और जहरीली धुंध उगलने लगा। लिटिल ब्लू, हमारी पीछे हटने की रक्षा करो। फू योंगकुई ने दर्द भरे चेहरे से मध्यम स्तर के आत्मिक पत्थरों की एक मुट्ठी उछाल दी। आत्मा भक्षी कीड़ों का झुंड भनभनाते हुए फैल गया और हवा में नीली डाल बना दी। इस मौके का फायदा उठाकर फू योंगरेन सुयिंग शुए को लेकर हवा में उड़ गया। फू योंगकुई तुरंत पीछे हो लिया। फू योंगरेन ने अपनी दिव्य चेतना से पीछे देखा। दुश्मन लगातार पीछा कर रहे थे। छोटे भाई, जल्दी अपना 5 तत्व पृथ्वी पलायन ताबीज इस्तेमाल करो। फू योंगकुई ने अनमने मन से 3 पीले पड़े ताबीज निकाले। ताबीज जलते ही तीनों आकृतियां अचानक जमीन के अंदर गायब हो गई। सोल चेजरों का हमला खाली हवा में पड़ा और 100 फीट के भीतर की चट्टानें चूर चूर हो गई। लेकिन वे मुश्किल से कुछ मील ही भूमिगत गए थे कि ऊपर से जोरदार कंपन हुआ। मिट्टी फट गई और ठंडी भूतिया आभा नीचे उतरने लगी। बुरा हुआ। फू योंगरेन का चेहरा बदल गया। यह घोस्ट स्पिरिट सेक्ट की अर्थ स्प्लिटिंग तकनीक है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऊपर की चट्टानें भयंकर धमाके के साथ फट गई। 5 काली आकृतियां हवा में खड़ी थीं। सबसे आगे एक युवक था जिसने गहरे सुनहरे वस्त्र पहने थे और कमर से 9 जेड खोपड़ी लटकन झूल रहे थे। वह सुयिंगशुए को घूरते हुए बोला, तुम नीच औरत, जेड स्लिप दे दो। घोस्ट स्पिरिट सेक्ट का युवा स्वामी। सुयिंगशुए का चेहरा पीला पड़ गया। फू योंगकुई ने टूटे हुए पृथ्वी पलायन ताबीज को देखा और दुख से कराह उठा। फिर अचानक उसने अपने भंडारण बैग से जंग लगे तांबे के सिक्कों की मुट्ठी निकाली। भाई, पकड़ो। सिक्के हवा में 9 सुनहरी किरणों में बदल गए और तुरंत एक सुरक्षात्मक गठन बना दिया। युवा स्वामी के भूतिया पंजे ने प्रकाश डाल पर प्रहार किया, जिसे कर्कश घर्षण की आवाज आई। प्राचीन सिक्के? युवा स्वामी की आंखों में आश्चर्य चमका। मैंने तुम्हें कम आंका था। मौका देखकर फू योंगरेन ने अपना स्वर्गीय भेड़िया युद्ध शरीर सक्रिय किया। परिसु, तुम्हारे पास और कोई चाल है? सुयिंगशुए ने अपनी जीभ काटकर जेड स्लिप पर खून थूका। स्लिप तुरंत चमक उठी। मेरे पास 1000 मील टेलीपोर्टेशन ताबीज है, लेकिन इसे तैयार होने में 30 सांसों का समय लगेगा। 30 सांसें। फू योंगरेन ने तांबे के सिक्कों की डाल को डगमगाते देखा और तुरंत अपने गले की भेड़िया दांत माला तोड़ दी। छोटे भाई, परिसु की रक्षा करो। माला फटते ही एक विशाल चांदी के भेड़िए का प्रेत प्रकट हुआ और 2 घोस्ट स्पिरिट बुजुर्गों से भिड़ गया। फू योंगकुई भी खाली नहीं था। उसने एक मुड़ा तुड़ा कपड़े का थैला निकाला और दर्जनों ताबीज बाहर छटक दिए। सस्ती चीज भी चीज ही होती है। उसने हाथ की मुद्रा बनाई और ताबीज तितलियों की तरह उड़कर तांबे के सिक्कों के गठन के बाहर 3 और सुरक्षा परतें बना दी। टप! पहली परत तुरंत टूट गई। युवा स्वामी ने रक्त लाल झंडा निकाला। देखते हैं तुम कितनी देर टिकते हो। 15 सांसें बीत गई। सुयिंगशुए के हाथ की जेड स्लिप और चमकने लगी, लेकिन उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। छोटे भाई, फू योंगरेन अचानक चिल्लाया। एक घोस्ट स्पिरिट बुजुर्ग रक्षा तोड़कर सुयिंगशुए की ओर झपटा। फू योंगकुई तुरंत आगे कूद पड़ा और एक धूल भरा कीमियागार भट्टी फेंक दी। भूतिया पंजे के वार से भट्टी टूट गई, लेकिन अंदर की बेकार औषधि राख फैलकर जहरीली धुंध बन गई। मेरी तीसरे स्तर की कीमिया भट्टी! फू योंगकुई दुख से चिल्लाया। इसे खरीदने में मुझे 2000 आत्मिक पत्थर लगे थे। 25 सांसें बाद आखिरी रक्षा भी टूट गई। रक्त झंडा उनके सिर से 3 जांग ऊपर आ चुका था। देर हो गई। सुयिंगशुए ने अचानक जेड स्लिप जमीन पर पटकी। जाओ! तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी और अंतरिक्ष विकृत हो गया। युवा स्वामी गरजा, भागने की सोचो भी मत। लेकिन जैसे ही रक्त झंडा रोशनी को छुआ, वह तुरंत अंतरिक्ष शक्ति से चूर चूर हो गया। तीनों आकृतियां धुंधली होती गई। आखिरी दृश्य था युवा स्वामी का गुस्से से विकृत चेहरा। वे भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते। वे दोनों लड़के निश्चित ही महान जौ राजवंश के फू परिवार के सदस्य हैं। सभी इन आत्माओं को छोड़ दो और उन्हें ढूंढ निकालो। आगे कहानी हुई जौ प्रांत के शस्त्र निर्माण हॉल और फू योंगजिंग व फू योंगशिंग के प्रयोगों की ओर बढ़ती है।
भाग अगर ऐसा होता तो वह शायद गंभीर रूप से घायल हो जाता। फिर भी उसे खुद भी काफी चोटें आई और पूरे 1 महीने तक वह बिस्तर से उठ नहीं पाया। भाई, अगर आपको कुछ हो जाता। फू योंगशिंग अपराध बोध से भर गया। मूर्ख लड़के। फू योंगजिंग ने पीले पड़े चेहरे के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पिता से वादा किया था कि मैं थंडर रिपेलिंग मिरर बनाऊंगा। और फिर तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। अगर तुम घायल हो जाओगे तो इस दर्पण को कौन पूरा करेगा? फू योंगशिंग ने होंठ भींच ली और चुप रहा, लेकिन उस दिन के बाद से वह और भी अधिक परिश्रमी हो गया। वह अक्सर अर्थ फायर चैम्बर में अकेले भोर तक रहता, हथियार बनाने की प्रक्रिया के हर छोटे से छोटे विवरण को बार बार परिष्कृत करता। उसकी 100 रिफाइनमेंट्स ऑफ हेवनली क्राफ्ट्समैनशिप मैनुअल में दर्जनों नए पन्ने जुड़ गए, जिनमें से कुछ तो उसकी उंगलियों के लगातार रगड़ने से धुंधले भी पड़ गए थे। एक तूफानी रात को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। फू योंगशिंग हथियार निर्माण हॉल की छत पर अकेला खड़ा प्राकृतिक बिजली की दिशा का निरीक्षण कर रहा था। अचानक एक बिजली की चमक दूर लगे लाइटनिंग अट्रैक्टिंग पिलर पर गिरी और विशेष रूप से बनाई गई तांबे की मार्गदर्शक तार के माध्यम से बिजली की शक्ति भूमिगत संरचना में प्रवाहित हो गई। यह दृश्य उसके लिए किसी रहस्योद्घाटन से कम नहीं था। मैं समझ गया। फू योंगशिंग तुरंत अर्थ फायर चैम्बर में वापस भागा और ऊँघ रहे फू योंगजिंग को झकझोर कर जगा दिया। बड़े भाई, हम हमेशा बिजली को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम भूल गए कि बिजली को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। हमें इसे मार्गदर्शन देना चाहिए, ठीक बिजली की तरह। फू योंगजिंग अभी भी नींद में था, लेकिन अपने छोटे भाई की बात सुनकर तुरंत पूरी तरह जाग गया। तुम्हारा मतलब है बिजली से ही बिजली का सामना करना? बिल्कुल। फू योंगशिंग ने उत्साह से एक नया नक्शा फैलाया। हम लाइटनिंग रिपेलिंग मिरर को दोहरी संरचना में बना सकते हैं। बाहरी परत बिजली को मार्ग दिखाएगी और अंदर की परत उसे संग्रहित करके परिवर्तित करेगी। जैसे नदी की धारा को मोड़ दिया जाए, इससे झटका भी कम होगा और ऊर्जा का उपयोग भी होगा। दोनों भाइयों ने तुरंत नया प्रयोग शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने बिजली के क्रिस्टल की शक्ति को जबरदस्ती दबाने की बजाय एक विशेष संरचना के माध्यम से बिजली की ऊर्जा को दर्पण के अंदर प्रवाहित होने दिया। आश्चर्यजनक रूप से इस अवस्था में बिजली का क्रिस्टल बहुत शांत हो गया और यहां तक कि आकार देने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग भी करने लगा। जब निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची तो पूरा हथियार निर्माण हॉल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लियू रुंजी स्वयं अपने शिष्यों के साथ बाहरी परिधि की रक्षा कर रहे थे और हर कोई अर्थ फायर चैम्बर से निकलने वाले भयावह आध्यात्मिक दबाव को महसूस कर सकता था। लगभग 3 साल हो गए। एक युवा शिष्य ने चिंतित होकर कसकर बंद पत्थर के दरवाजे की ओर देखा। लियू रुंजी ने गंभीर स्वर में कहा, चौथे स्तर का जादुई हथियार बनाने में कई साल लगना सामान्य बात है, खासकर ये लाइटनिंग रिपेलिंग मिरर जो स्वर्गीय बिजली के प्रहार को सहने में सक्षम है। उसी समय अचानक मौसम बदल गया। अभी तक साफ आसमान पल भर में काले बादलों से ढक गया और बादलों के बीच बिजली की धारियां लहराने लगीं। आकाश में अद्भुत संकेत प्रकट हो गए हैं। जादुई हथियार बनने ही वाला है। लियू रुंजी चिल्लाए। भूमिगत अग्नि कक्ष के अंदर फू युंगजिंग और उसका भाई थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखें तीव्र चमक से भरी हुई थीं। उनके बीच एक लाइटनिंग रिपेलिंग मिरर तैर रहा था। पूरा दर्पण गहरे बैंगनी काले रंग का था। उसकी सतह पानी की तरह चिकनी थी। किनारों के चारों ओर 9 बिजली के चिन्ह घूम रहे थे और पीछे रहस्यमय संरचनाएं उकेरी हुई थीं। आखिरी कदम, योंगशिंग, फू योंगजिंग ने भारी आवाज में कहा। आत्मा संचार। फू योंगशिंग ने सिर हिलाया। दोनों भाइयों ने एक साथ अपनी जीभ काटी और खून की एक एक धार दर्पण पर थूक दी। तुरंत ही थंडर रिपेलिंग मिरर से चमकदार बैंगनी प्रकाश फूट पड़ा, जिसने पूरे अर्थ फायर चैम्बर को दिन की तरह रोशन कर दिया। दर्पण पर पड़ा खून तुरंत सोख लिया गया और 9 बिजली के चिन्ह एक एक कर जगमगाने लगे। आखिर में वे सब मिलकर दर्पण के बीच में एक बिजली के चिन्ह में बदल गए। धड़ाम। बाल्टी जितनी मोटी बिजली आसमान से गिरी, हथियार निर्माण हॉल की छत को भेदती हुई सीधे लाइटनिंग रिपेलिंग मिरर पर आ गिरी। चौंकाने वाली बात यह थी कि बिजली ने दर्पण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पूरी तरह उसमें समा गई। दर्पण पर बने बिजली के चिन्ह और भी स्पष्ट हो गए और उससे भयावह दबाव निकलने लगा। क्या ये बन गया? फू योंगजिंग की आवाज कांप रही थी।
फू योंगशिंग ने सावधानी से हाथ बढ़ाकर दर्पण को छुआ। दर्पण से मधुर गूंजती आवाज निकली। वह अपने आप से कुटकर हथेली के आकार का हो गया, फिर उसके हाथ में आ गिरा। उच्च स्तरीय चौथे स्तर का जादुई हथियार। फू योंगशिंग अविश्वास से बुदबुदाया। हमने सच में एक उच्च स्तरीय चौथे स्तर का जादुई हथियार बना लिया। फू योंगजिंग ने अपने छोटे भाई को कसकर गले लगाया और जोर से हंस पड़ा। मुझे पता था, जब हम भाई साथ होते हैं तो कोई काम असंभव नहीं। लाइटनिंग प्रोटेक्शन मिरर की शक्ति उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। इसका स्वर्गीय बिजली के साथ विशेष सामंजस्य था। यह आने वाली स्वर्गीय बिजली की 80% शक्ति को जमीन में प्रवाहित कर सकता था और खुद केवल 80% झटका सहता था। अब मां के लिए इस आपदा से पार पाने की उम्मीद है। फू योंगशिंग ने दर्पण को धीरे से सहलाते हुए राहत भरी आंखों से कहा। फू योंगजिंग ने उसके कंधे पर थपकी दी। चलो, अब पिता को रिपोर्ट करने का समय है। हमारी उपलब्धि देखकर वह जरूर चकित रह जाएंगे।